आज हम लोगों को पढ़ना है फियोफाइसी के बारे में, ठीक है। फियोफाइसी मतलब कि ब्राउन एल्गी हम लोग पढ़ेंगे। कल तक हम लोग क्लोरोफाइसी का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसी का मतलब था ग्रीन एल्गी, उसके बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं जितना था। तुम्हारे बुक में कुछ चीज़ें होंगी जो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बुक की लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा वो क्या चीज़ें हैं, ठीक ना। वो कुछ चीज़ें जो मैं नहीं लिख पाया हूँ वो चीज़ें, ठीक। तो उसको पढ़ना और जो नए समझ में आया वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जैसे उसमें पायरेनॉइड आया होगा वो वर्ड, वो अंडरलाइन करने वाला है क्योंकि वो नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। उसी तरह एक एल्यूरॉन होता है, ठीक, वो तुम्हारे बुक में नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे ही उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो तुम्हें जाननी है, ठीक। तो उसके बाद अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब है ब्राउन एल्गी। एक्चुअली ये ब्राउन कलर की होती है। ब्राउन कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथीन। क्या नाम होता है उसका? फ्यूकोजेंथीन। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो तुम यही लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथीन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथीन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथीन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथीन इट इज़ ब्राउन इन कलर। इट इज़ ब्राउन इन कलर, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारा हो गया कि फ्यूकोजेंथीन के होने की वजह से ये कैसे होते हैं, ये ब्राउन कलर के दिखते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले लिखा कि फ्यूकोजेंथीन के होने की वजह से ये ब्राउन कलर के दिखते हैं। हमें बार बार मैं बोल रहा हूँ फ्यूकोजेंथीन, इसका नाम जरूर याद रखना, ठीक है ना, फ्यूकोजेंथीन, ठीक है। तो अब इसके बाद हमको अगला चीज़ लिखना है, ये जो एल्गी होती है ना वो ज़्यादातर मैराइन ही होती हैं, ठीक है। वो ज़्यादातर मैराइन होंगी। तो लिख लो एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली मैराइन। डस्टर कहाँ गया है? ठीक है, ये सब मैराइन होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें इनके बारे में जानना है एक बात कि ये वेल डेवलप्ड होती हैं। जो फियोफाइसी एल्गी होती हैं ये बहुत डेवलप्ड एल्गी होती है। तो लिख लो कि दे आर वेल डेवलप्ड। दे आर वेल डेवलप्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, they can be simple branched, they can be simple branched to, TWO वाला टू मत लिखना, TO वाला, सिंपल ब्रांच टू फिलामेंटस, टू फिलामेंटस फॉर्म। यानी ये सिंपल ब्रांच से लेकर के फिलामेंटस फॉर्म तक हो सकती हैं, ठीक है। इतनी बातें हमने जान ली। तो फियोफाइसी के बारे में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहली चीज़ तो फियोफाइसी को ही हम लोग ब्राउन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। और ब्राउन ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास एक कलर पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है फ्यूकोजेंथीन। तो फ्यूकोजेंथीन के होने की वजह से इनका कलर ब्राउन होता है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो एल्गी होंगी वो मैराइन होंगी, ठीक। वो ज़्यादातर मैराइन होंगी, यानी प्राइमरीली वो देखा जाए तो मैराइन होंगी, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि ये जो एल्गी होती हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं, ठीक है। ये बहुत डेवलप्ड होती हैं, अभी हम लोग देखेंगे उसके बारे में भी और पढ़ेंगे, ठीक। तो वेल डेवलप के बाद जो हमने पॉइंट लिखा वो हमने ये लिखा कि ये सिंपल ब्रांच, यानी सिंपल ब्रांच से लेकर के फिलामेंटस फॉर्म तक हमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लेना कि बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। बॉडी जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। बॉडी 3 पार्ट में कौन कौन सा डिवाइड होता है? तो बॉडी में देखना है, यहाँ पर 3 पार्ट तुम्हें देखने को मिलेंगे। एक होगा होल्ड फास्ट, एक होगा स्टिप और एक होगा फॉन्ड, ठीक है। ऐसे 3 पार्ट तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। होल्ड फास्ट लिख लो इसे, होल्ड फास्ट, स्ट्रिप, स्टिप है STIP, STIPE। मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है जब मुझसे स्पेलिंग गलती हुई है, वरना कोई गलती नहीं है। स्टिप और फिर उसके बाद क्या है? फ्रॉन्ड, ठीक है।
ठीक है। तो ये 3 पार्ट हुए, ठीक है। बॉडी जो होती है वो 3 ही पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से 3 पार्ट? होल्ड फास्ट, स्टिप और फ्रॉन्ड, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं। अब देखो क्या क्या होते हैं ये तीनों, ठीक है ना, ध्यान से समझना। ये होल्ड फास्ट जो होता है ये अटैचमेंट का काम करता है। क्या काम करता है? अटैचमेंट। अरे वाह, हिंदी भी तेज है क्या। जुड़ाव का काम करता है ये। और ये स्टिप क्या करता है? ये स्टिप जो है ये स्टाक जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। ये क्या है? स्टाक जैसा, इट इज स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, स्टाक लाइक, ठीक। ये स्टाक जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। और ये जो फॉन्ड है ना, ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसको लीफ का होमोलॉगस भी माना जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है। देखो लीफ का होमोलॉगस माना गया, यानी लीफ का जो काम होता है कुछ वैसा ही फंक्शन ये भी परफॉर्म करता है। स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है ना, ऐसे समझो कि जैसे तुम देखे होगे, मैं तुमको बता दे रहा हूँ कैसा काम होता है। जैसे कि अब इसको एक नॉर्मल पेड़ से अगर इसकी तुलना की जाए ना, पेड़ से, ठीक, तो होल्ड फास्ट कैसा काम कर रहा है? जैसा जड़ करती है, अटैचमेंट का काम करती है, ठीक। स्टिप कैसा काम करता है? स्टाक लाइक, यानी कि स्टिप जो है ना वो स्टेम के जैसा काम करता है, ठीक। और बाकी जो फॉन्ड है वो लीफ लाइक। यही 3 पार्ट होते हैं, यही 3 पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो ये उन्हीं। अब स्टाक लाइक का मतलब ये है कि वो एक पतले से धागे टाइप के दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। या डंठल, एकदम जो पतली सी डंठल होती है पेड़ों में देखे होगे, एकदम पतली पतली जिससे लीफ जुड़ी होती है, पतली पतली डंठल, ठीक। तो उस टाइप का ये दिखाई देता है, ठीक। तो उसी को बोलते हैं ये, इसको बोलते हैं स्टिप स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अपने बुक में अगर देखोगे तुमको फिगर देखने को मिल जाएगा, लाना बुक, वही वाला फिगर, अरे वो ऊपर, हाँ वही वाला, ठीक। तो देखो ऐसा फिगर बना होगा तुम्हारे बुक में, ये ऐसा, क्या हुआ? ठीक, तो ये है तुम्हारा, ठीक है। ये तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बना है ना, ऐसा ही। हाँ, मेरा आर्ट बहुत बढ़िया है। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बना है ना, इस स्ट्रक्चर में ये जो दिख रहा है हमें, ये क्या है? ये फ्रॉन्ड है। ये क्या है? ये फ्रॉन्ड है। और ये क्या है? स्टाल्क जैसा देखो दिख रहा है, यही, अच्छा स्टाइप, यही स्टाइप है। और ये जो देखो अटैचमेंट में काम कर रहा है, अटैच किया है ना यहाँ पे, ये क्या है? होल्ड फास्ट। क्या है? होल्ड फास्ट। तो ये फिगर अगर बनाना चाहो तो फटाफट से एकदम रफली ऐसे ही बना लो। तो ये वाला फिगर, ये तीनों पार्ट तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सा? होल्ड फास्ट, स्टीप और फ्रॉन्ड, ठीक है। हमें तीनों का याद रखना है कि होल्ड फास्ट क्या करता है? अटैचमेंट का काम करता है, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। स्टीप जो होता है वो स्टैंड करने का, यानी मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। उससे मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। और जो फ्रॉन्ड है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है। ये सारी बातें तुम्हारे बुक में लिखी हुई तुम्हें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट तुम लिखो, स्टोर्ड फूड। क्या लिखोगे? स्टोर्ड फूड। इसका जो स्टोर्ड फूड होता है ना, पता है क्या होता है? क्या होता है बता दो। अरे हे, पता है क्या? लेमिनेरिन स्टार्च, लेमिनेरिन स्टार्च और मैनिटॉल, 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 ठीक है। लेमिनेरिन स्टार्च या मैनिटॉल, ये दोनों नाम लिखो। और दोनों नाम तुमको याद रखना है, सिर्फ लिखना नहीं है, याद तुमको सब रखना है वैसे, ठीक है ना। तो अब देखना, इसकी जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं ना, ध्यान से सुनना कि इसकी जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, पहली बात तो वो सेलुलोज की बनी होंगी। किसकी बनी होगी? हाँ, वेजिटेटिव सेल की जो सेल वॉल होती हैं वो सेलुलोज की बनी होगी, ठीक। तो अब इसमें होगा क्या कि उस सेल वॉल के ऊपर एक कवरिंग होता है, उस सेल वॉल के ऊपर एक कवरिंग होता है, जिलेटिनियस कवरिंग होती है, जिलेटिन की कवरिंग होती है, जिसको यहाँ पे एक अलग नाम दिया जाता है, एल्गीन। क्या नाम दिया जाता है? एल्गीन। तुम्हारे बुक में हाईलाइट करके लिखा होगा। तो एल्गीन क्या होता है पूछ दिया जाए तो बताना कि एल्गीन जो होता है वो सेल वॉल के ऊपर की जिलेटिनियस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सेल वॉल के ऊपर की जिलेटिनियस कवरिंग को। तो लिख लो, लिखो, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है? सेलुलोज की,
सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड कवर्ड विथ ये विथ लिखने का स्टाइल है मेरा, याद रखना एकदम, एंड कवर्ड विथ जिलेटिनस कवरिंग कवर्ड विथ जिलेटिनस कवरिंग या जिलेटिनस सबस्टेंस भी लिख सकते हो, कॉल्ड एज एल्गीन। क्या इसको बोलेंगे? एल्गीन। ये नाम जरूर याद रखना ना। ये लाल वाला मरकरवा तो रो के चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्गीन। अच्छा, तुमको ही पढ़ा रहे हैं एल्गीन, ठीक है। तो ये याद रखना है हम लोगों को, इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। अब लिखो रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो इसके मतलब जूस्पोर के थ्रू होगा। लेकिन यहाँ पर जो जूस्पोर बनेगा वो बाईफ्लैजिलेटेड होगा। कैसा होगा? बाईफ्लैजिलेटेड। 2 फ्लैज लाओगे। इसको पायरी फॉर्म भी बोलते हैं। इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? पायरी फॉर्म भी लिखवा रहे हैं। लिखो रिप्रोडक्शन हम यहीं पर एडजस्ट कर लेंगे। रिप्रोडक्शन में लिखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होगा बाईफ्लैजिलेटेड। लिख लो बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द जूस्पोरेंजिया। बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, उसी के आगे ब्रैकेट में लिख लो पायरीफॉर्म, PY। अब तो स्पेलिंग लिख ही लोगे RIFORM, पायरीफॉर्म, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पायरीफॉर्म। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख लो गैमेटिक फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो कैसे होगा? गैमेटिक फ्यूजन के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटिक फ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो ये याद रखना। नाउजिया का मतलब जानते हो कि नहीं तुम? नाउजिया का मतलब नहीं जानते? तो ये आज के लिए तुम्हारा एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। देखो नाउजिया क्या होता है ना, कि जब भी हमें उल्टी आने वाली होती है, जब तुम ढकचने वाले रहते हो, उसके ठीक पहले ही तुमको क्या होगा? एक फीलिंग आएगी, तुमको पता चल जाता है कि तुमको अब होने वाला है। बस में बैठे हो तो लोगों को कह दोगे हट जाओ, नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है, खतरा कहीं भी हो सकता है। तो होता क्या है कि जब वो फीलिंग आती है तो एक अजीब सा सेंसेशन होगा तुम्हारे यहाँ पे, एक धसाव महसूस होता है और मुंह में सलाइवा आने लगता है, ठीक है। अब तुमको समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे यहाँ से उतरें, खिड़की में से कूद जाएं क्या? उसी फीलिंग को बोलते हैं नाउजिया। क्या बोलते हैं उसे? नाउजिया। तो याद रखना इसको, एक तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया आज, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटिक फ्यूजन। याद रखना है कि यहाँ पर जो जूस्पोर होगा वो कैसा होगा? बाईफ्लैजिलेटेड होगा। कैसा होगा? बाईफ्लैजिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी बातें हमें याद रखनी थी। अब इसका लिख लो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, लिख लो। देखना मैं छोटे छोटे में तुमको मेन पॉइंट लिखवाते चल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और जो भी ऐसा पॉइंट है जो ना समझ में आए वो खटाक से आके मुझसे पूछना है, ठीक ना। वीडियो देखने वालों को सब समझ में आता है, वो कभी नहीं पूछते हैं। बहुत बुद्धि टैलेंटेड लोग ही देखते हैं ना मेरा वीडियो। तो लिखो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पहला लिखो सेल वॉल कंटेन फाइकोकोलाइड। ये मिटा रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पहला लिखना है कि सेल वॉल कंटेन, क्या लिखे हो? सेल वॉल कंटेन फाइकोकोलाइड, ऐसे ही लिख लो इसको। सेल वॉल कंटेन फाइकोकोलाइड सच एज कौन कौन से फाइकोकोलाइड होते हैं? जैसे फ्यूजिक एसिड FU, हाँ फ्यूजिक एसिड, या कॉमा दे करके लिखना
एल्गिनिक एसिड, एल्गिनिक एसिड, एल्गिन जो लिखे हो वहीं से आया है एल्गिनिक एसिड। फाइकोकोलाइड का मतलब एल्गिनिक एसिड, फ्यूजिक एसिड, एल्गिनिक एसिड, फ्यूजिक एसिड, ठीक है, ठीक है। तो ये सब होता है, बस ETC कर लो और ज़्यादा क्या करोगे लिख के, फिर ब्रैकेट बंद कर लो, अगर ब्रैकेट में लिखे होगे तो ब्रैकेट बंद कर लो, ठीक है। विच इज़ यूज्ड फॉर, विच इज़ यूज्ड फॉर, विच इज़ यूज्ड फॉर आइसक्रीम थिकनिंग। आइसक्रीम देखे हो ना खाए हो कि नहीं, तो आइसक्रीम की थिकनिंग में इसका इस्तेमाल होता है, आइसक्रीम थिकनिंग। और नेक्स्ट लिख लो सोप फॉर्मेशन, साबुन बनाने में, साबुन को भी थिक करता है ये। और लिख लो पॉलिश बनाने में, और लिख लो केमिकल प्लास्टिक्स बनाने में, सॉरी हाँ ठीक है, प्लास्टिक बनाने में, केमिकल प्लास्टिक जो बनती हैं, एक्चुअली प्लास्टिक सब केमिकल ही होती हैं और क्या, ठीक है। बाकी डेंटल मेजरमेंट लिखो, डेंटल मेजरमेंट में एक्सेट्रा, इतना बहुत है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिख लो, लिखो आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम लेमिनेरिया, आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम लेमिनेरिया। लेमिनेरिया इसी का एक एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल नहीं लिखे हो ना तुम अभी, लिख लो इसके एग्जाम्पल। पीछे वाले में नहीं लिखवाए थे, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, ये सब लिखवाए नहीं थे, ये सब एग्जाम्पल ही ना है। हाँ तो ऐसे इतना स्मार्ट बनो अब, हाँ इसीलिए बोले कि नहीं लिखवाए ना। कक्षा 8 वालों को कैसे लिखवाया जाता है, पहले परिभाषा फिर उदाहरण, वैसे लिख लिया करो, उसी में बताते हैं। तो चलो इसका लिख लो, लिखो इसके एग्जाम्पल में लिखो फ्यूकस, FUCUS, यहीं से फ्यूजिक एसिड जो वर्ड आया था, फ्यूकस। फिर लिखो सरगासम, सरगासम, सही पकड़ रही हो तुम, ठीक। फिर लिख लो लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, अंडरलाइन एक को नहीं कर रही हो ना, हाँ तो ठीक है लिखो लेमिनेरिया। वीडियो वाले भी अंडरलाइन करते हैं ना, नहीं मोबाइलिया में से निकल के मारेंगे तो लेमिनेरिया, ठीक है। एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहीं पे लिख लो। अभी हालांकि हम तुमको इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं है, इस वर्ड के बारे में, लेकिन लिख लो, बताएंगे तब समझ में आ जाएगा। बस लिख लो, नोट करके लिखो, फ्यूकस इज़ अ ब्राउन एल्गी, जाहिर सी बात है उसका एग्जाम्पल लगे तो वही होगा। फ्यूकस इज़ अ ब्राउन एल्गी विच सो, फ्यूकस इज़ अ ब्राउन एल्गी विच सो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक के आगे ब्रैकेट में लिखना टून, यानी 2n, ठीक है। डिप्लॉन्टिक के आगे ब्रैकेट में क्या लिखना है, 2n। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक का मतलब ये होता है, बताए थे तुमको इसे एक बार, हैप्लॉन्टिक यानी उसके जो लाइफ साइकिल का मैक्सिमम स्टेज जो होगा ना वो 2n वाला होगा, यानी उसमें ज़्यादातर स्टेज जो होगा उसमें वो क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड, अरे सॉरी डिप्लॉइड होंगे, ठीक। तो ऐसा, तो उसे बोलते हैं डिप्लॉन्टिक। अभी डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक दोनों बताएंगे, अभी तुमको वो बताना है ना, क्या बोलते हैं उसको, गैमेटोफाइट, स्पोरो, सेप्रोफाइट, वो तो समझ में आ जाएगा। तो बस इतना लिख करके इसको घेराबंदी करके याद रखे रहना, ठीक ना। और अपना नोट्स बनाते जाना। अब हेडिंग डालो रोडोफाइसी, अब हेडिंग डालो रोडोफाइसी, ठीक है। तो इसको लाइन बाय लाइन पहले एनसीईआरटी से पढ़ना, क्योंकि अभी 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं बताया, वो तुमको एनसीईआरटी में मिलेंगी और पूछोगे तभी बताऊँगा। और जैसा कि सर्वविदित है कि मेरा वीडियो देखने वाले बुद्धिमान हैं, वो नहीं पूछते हैं। हाँ रोडोफाइसी बताया तो जाता है ना, इतना कम है क्या, रोडोफाइसी। ठीक है, रोडोफाइसी के आगे लिखो रेड एल्गी,
रेड एल्गी। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो लिख लो, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी, ठीक है। तो हम लोग आ गए रोडोफाइसी पे, ठीक है। रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी, ठीक है। आर स्टैंड फॉर रेड। तो रोडोफाइसी को रेड एल्गी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक कलर पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा कलर पिगमेंट पता है? आर फाइकोइरेथ्रिन। आर फाइकोइरेथ्रिन, ठीक है। तो कौन सा पिगमेंट है? आर फाइकोइरेथ्रिन। इराइथ्रीन, याद आ रहा है कुछ इराइथ्रीन वर्ड से? मैं तुमको एक बार बताया था कि इराइथ्रो वर्ड या इराइथ्रीन वर्ड, इस टाइप के वर्ड आते हैं वहाँ, यानी कि वहाँ पे रेड कलर का कुछ लोचा होता है। इसीलिए हमारी रेड ब्लड सेल को भी इराइथ्रोसाइट्स बोला जाता है, ठीक। तो इराइथ्रो वर्ड, इसके पहले एक बार और आया था इराइथ्रो वर्ड। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोइरेथ्रिन दे अपीयर्स रेड। तो देखो, जो रेड एल्गी होती हैं वो रेड क्यों होती हैं? क्योंकि उनके पास कलर पिगमेंट होता है। कौन सा? आर फाइकोइरेथ्रिन। तो ध्यान देना, आर फाइकोइरेथ्रिन के भी अलावा उनके पास एक कलर पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है आर फाइकोसायनिन, ठीक है। जिसकी वजह से वो ब्लू कलर की दिखती हैं। किस कलर की दिखती हैं? ब्लू कलर की। तो याद रखना, जैसे जैसे हम पानी में ऊपर की तरफ रहेंगे आर फाइकोसायनिन वाली एल्गी ज़्यादा रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे हम पानी की सतह की गहराइयों में चले जाएंगे वैसे वैसे आर फाइकोइरेथ्रिन की मात्रा बढ़ती जाएगी और उसका जो कलर होगा वो रेड होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं गाउडी-काउ इफेक्ट। क्या बोलते हैं? पता नहीं क्या बोलते हैं ना। जैसे जैसे हम लोग किसी ओशन में या किसी नदी में, हालांकि नदी में उतना नहीं, ओशन में हम लोग ज़्यादा देखेंगे, तो जैसे जैसे हम लोग किसी ओशन में गहराइयों की तरफ जाएंगे ना, वैसे वैसे एल्गी अपना कलर चेंज करती है। एल्गी अपना कलर चेंज करती है। इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं गाउडी-काउ इफेक्ट। क्या बोलते हैं? गाउडी-काउ इफेक्ट। इस इफेक्ट को बोलते हैं गाउडी-काउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? गाउडी-काउस इफेक्ट, ठीक। लिखा है क्या? नहीं लिखा होगा उसमें, ये एक्स्ट्रा, ये भी तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया ना। तो ये तो गाउडी-काउस इफेक्ट लिख लो ना, इसको लिखवा देंगे, अभी रुके रहना, ठीक है। तो यही होता है। तो अब सबसे पहला पॉइंट इसमें तुमने लिखा कि दे अपीयर्स रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोइरेथ्रिन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, ऑल मेंबर्स आर रेड, ऑल मेंबर्स आर रेड एक्सेप्ट बट्रैकोस्पर्मम, एक्सेप्ट बट्रैकोस्पर्मम। बट्रैको स्पर्मम, ठीक। ये होती है, ये ब्लू कलर की होती है, ठीक है। तो इसी के आगे ब्रैकेट में लिखना ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर, ठीक है। तो बट्रैकोस्पर्मम जो है वो एक एल्गी होती है जो ब्लू कलर की होती है, लेकिन आती है किस में है? रेड एल्गी के ग्रुप में, रोडोफाइसी में, क्योंकि ये ब्लू कलर की होती है ना। इस रेड एल्गी में इसलिए आती है क्योंकि इसके बाकी सारे कैरेक्टर रेड एल्गी की तरह ही मिलते हैं, सिर्फ एक कलर इसका डिफरेंट है। और कलर इसका इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये इसमें आर फाइकोसायनिन की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी? आर फाइकोसायनिन की, ठीक है ना। तो ये याद रखना। अब अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ऑल आर मैराइन, ऑल आर मैराइन, ऑल आर, हाँ अच्छा, अंग्रेजी अपने से लिख रहे थे क्या? एक्सक्लूसिवली मैराइन, ऑल आर मैराइन, मैराइन। इसमें भी एक एक्सेप्शन लिख लो, एक्सेप्ट फिर से वही नाम, बट्रैकोस्पर्मम, एक्सेप्ट बट्रैकोस्पर्मम एंड, नीचे लिखना है एंड वाले को, पोरफायरिडियम, मतलब अंडरलाइन नहीं किए थे ना, देखे तो अब, पोरफायरिडियम, पोरफायरिडियम,
ये जो होती है ना पोरफायरिडियम, ये टेरेस्ट्रियल होती है, लिख लेना पोरफायरिडियम के बारे में, टेरेस्ट्रियल होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को लिखना है नो मोटाइल सेल स्टेज। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई मोटाइल सेल स्टेज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, वहाँ पे भी नॉन मोटाइल स्पोर बनेगा। सेक्सुअल स्टेज देखेंगे, वहाँ पे भी नॉन मोटाइल गैमेट बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मतलब मोटाइल स्टेज हमें देखने को मिलेगी ही नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थैलस इज मल्टीसेलुलर, थैलस इज मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट पोरफायरिडियम, एक्सेप्ट पोरफायरिडियम। यानी इनका जो थैलस होगा वो मल्टी सेलुलर होगा एक्सेप्ट पोरफायरिडियम, पोरफायरिडियम में मल्टी सेलुलर नहीं होता है, ये हमें याद है। ठीक है, तो जो इनका थैलस होगा वो मल्टी सेलुलर होगा एक्सेप्ट पोरफायरिडियम। ठीक है ना, अब हम लोग को देखना है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो लिख लो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन लोगों के पास कौन कौन से होंगे। तो क्लोरोफिल ए लिखो, लिखो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी लिखो। फिर बीटा कैरोटीन भी इसमें पाया जाता है, बिग बुक में नहीं लिखा हुआ है क्या, ये लिखो तुम, बीटा कैरोटीन बीएससी में तुमको मिलेगा ये, लेकिन बीएससी तुम क्यों करोगे। बीटा कैरोटीन, उसके बाद नीचे लिखो फाइकोबिलिन्स। ऐसे ऐसे नाम तुमको बता दूंगा, तुम्हें तो मज़ा आ जाएगा तुमको। कैरोटीन और फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स, ये जो फाइकोबिलिन्स है, अब ये कोई नया नाम नहीं है। देखो एक्चुअली ये है क्या ना, यही फाइकोबिलिन्स दो टाइप के होते हैं। यही फाइकोबिलिन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इसमें एक टाइप होता है, ये फाइकोबिलिन्स में ही एक टाइप होता है आर फाइकोसैनिन, ठीक है। और इसी में एक होता है आर फाइकोइरेथ्रिन, ठीक। तो ये याद रखना, एराथ्रिन की स्पेलिंग गलत है तो वहाँ से मिलाना मत, ठीक है ना, वो गलत लिखा गया जो उसमें। तो फाइकोबिलिन्स ही दो टाइप के होते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारी बुक में खाली इसका नाम लिखा होगा, मैंने सिर्फ फाइकोबिलिन्स लिखवा दिया, मतलब कि जो ब्लू वाले होंगे उनमें ये और जो रेड वाले होंगे उनमें ये, ठीक ना। तो ये है तुम्हारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, सेल वॉल जो इनकी होती है वो सेलुलोज की भी, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज पेक्टिन की सिर्फ नहीं बनी होती है, अगर इसको हम लोग देखें तो सेलुलोज भी होता है, पेक्टिन भी होता है, गैलेक्टोज भी होता है और CaCO3 भी होता है। और इसके अलावा अगर देखें तो क्या पॉलीसल्फेट ईस्टर ये भी होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मिला करके तब बनता है। तो लिखो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर, ठीक है। पेक्टिन के बाद पॉलीसल्फेट ईस्टर, पॉलीयूरेनिक एसिड, एसिड, ठीक। उसके अलावा लिखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और बाकी जानते ही हो सेलुलोज पेक्टिन, ETC, ठीक, ये सब। तो ये सारी चीज़ों की बनी होती है इसकी सेल वॉल। इसकी सेल वॉल में देख रहे हो ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इतना चीज़ मिला करके तब इसकी सेल वॉल बनाई गई है। अब लिख लो स्टोर्ड फूड, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो स्टोर्ड फूड, चूँकि हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़ा है, यानी खाना बन रहा है, और खाना बन रहा है तो क्या खाना स्टोर होगा वो भी हम लोग देख लें। तो स्टोर्ड फूड में लिख लो फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या लिखोगे, फ्लोरिडियन स्टार्च। स्टोर्ड फूड इसका जो होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। तो हमें याद रखना है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। तो याद रखना कि फ्लोरिडियन स्टार्च के आगे तुम लिखो ब्रैकेट में सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड गैलेक्टोज इन स्ट्रक्चर, यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो उसी की तरह सिमिलर होता है, अमाइलोपेक्टिन की तरह। गैलेक्टोज इन स्ट्रक्चर, बुक में लिखा होगा ये लाइन शायद। हाँ वही यार, ग्लाइकोजन। माई मिस्टेक, माई बैड। अंग्रेजी सीख रहा हूँ ना मैं आजकल।
मेरी जो जूनियर है ना रूपा का अंग्रेजी बहुत तेज है। हाँ ऐसे अंग्रेजी बोल देती है रूपा। तो देखो फ्लोरिडियन स्टार्च को जो है वो ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन की तरह ही इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है, ठीक ना। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखो रिप्रोडक्शन, जल्दी जल्दी लिखो, इसको ख़त्म किया जाए फटाक से एकदम। नेक्स्ट लिखो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो हमारा चलते आ रहा है, जैसे फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो नॉन मोटाइल स्पोर, और सेक्सुअल जो होगा वो होगा नॉन मोटाइल गैमेट, वो होगा नॉन मोटाइल गैमेट के थ्रू, ठीक है। तो ये है तुम्हारा रिप्रोडक्शन का, ठीक है। यहाँ से हमने सारी बातें इसमें इंक्लूड कर दी। अब एनसीईआरटी तुमको लाइन बाय लाइन पढ़ना रह गया। एग्जाम्पल लिख लो, नहीं हत्या कर दोगे। एग्जाम्पल लिखो, क्या क्या लिखोगे एग्जाम्पल में? लिखो पोरफायरिडियम, गैलेडियम, कुलियम यम ही है, पोरफायरिडियम, गैलेडियम, ग्लेसिलेरिया, हाँ वही ग्रेसिलेरिया, वही तो बोल रहा हूँ। और क्या बोला? नहीं ग्लेसी थोड़ी बोला। पोरफायरा भी लिख लिए, अंडरलाइन किए कि नहीं सब? हाँ तब सही है। उसके अलावा एक्सेट्रा लिख लो, ठीक है। हाँ अरे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका भी लिखो, नहीं बुरा मान जाएगा ये। लिखो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, लिखो द फाइकोकोलाइड अगर ऑब्टेन फ्रॉम ग्लेसिलेरिया एंड गैलेडियम, हिचकी आने लगी, कौन याद कर रहा है? ग्लेसिलेरिया एंड गैलेडियम, द फाइकोकोलाइड अगर ऑब्टेन फ्रॉम ग्लेसिलेरिया एंड गैलेडियम, अगर कहाँ यूज होता है पता है कि नहीं? ये जो है ना अगर वो सॉलिडिफाइंग एजेंट है। कौन है? सॉलिडिफाइंग एजेंट। तो याद रखना। नेक्स्ट लिखो लग्जेटिव सबस्टेंस, मतलब समझा देंगे इसका बाद में, कॉमा देके लिखो, ठीक है। यूज्ड इन एग्रोस जेल, कॉमा देके, यूज्ड इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यूज्ड इन एग्रोस जेल AGROS, इसका मतलब बताना, ये भी 12th में पढ़ोगे एक्चुअली। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कल्चर मीडियम, इतनी सी बातें याद रखना, ठीक ना। तो देखो हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में क्या देखा कि एक यहाँ से हम लोग अगर को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अगर जो होता है उसका कल्चर मीडियम बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अभी इसका बहुत तुम एक्सपेरिमेंट में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे अगर के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि जो एग्रोस जेल के लिए इस्तेमाल होता है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली एक तरीका होता है DNA के फ्रेगमेंट्स को अलग करने का, ठीक है। ये 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी में तुमको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। मैं ही पढ़ाऊँगा, और कौन पढ़ाएगा? मेरे पास आए हो तो सब पढ़ के जाओगे। तो ये यहाँ पे तुम्हारा समाप्त होता है। कल से हम लोग ये ब्रायोफाइट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ब्रायोफाइट फिर टेरिडोफाइट, और फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे और ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी, फिर एनिमल किंगडम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने वालों को जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट कर सकते हैं या हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।